हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष। और जैसा कि कल संघवाद में चैप्टर शुरू किया था फेडरलिज्म, वो समाप्त नहीं हुआ, तो अभी हम इसका पार्ट बी देखेंगे और एक पार्ट और आएगा पार्ट सी। तो क्या आने वाला है, क्या पढ़ाऊंगा और क्या पढ़ा चुका हूँ, तीनों चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आप पढ़े हो, कल मैं आपको बताया था भारत कैसा है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और आपको कल बता भी रहा था कि राज्यों का संघ में बताया था कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हमारे देश में हैं, ठीक। उसके बाद आपको बहुत सारे मैं सूची बताया था कि शक्तियों का विभाजन किया गया है और ये सूचियों के माध्यम से किया गया है या फिर लिस्ट के माध्यम से किया गया है। इसी के संदर्भ में मैंने 3 सूची की बात की थी। सबसे पहले संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक। संघ सूची में आपको बताया था 100 विषय दिए हुए हैं, राज्य सूची में बताया था 61 है, इसमें समवर्ती सूची में 52 है। इसी कड़ी में आपको आगे आज बताऊंगा भारत में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है। कई बार देखेंगे इन संबंधों के बीच में विवाद भी होता है, विवाद को निपटाने के लिए क्या उपाय है, और अगर केंद्र और राज्य के स्तर पे देखेंगे तो विवाद को समझने के लिए या जो विवाद की मूल जड़ें होती है उसका उद्भव कहाँ से हुआ है उसको समझने के लिए कुछ आयोग का भी गठन किया गया, जैसे आप सुने होंगे सरकारी आयोग और पूंजी आयोग। तो इन बातों का भी मैं जिक्र करूँगा। और जो कल का वीडियो होगा, कल का जो लेक्चर होगा, उसमें आप पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय विवाद के बारे में, साथ साथ जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है। और अगला चैप्टर जो आने वाला होगा वो स्थानीय शासन, पंचायती राज और नगर पालिका के बारे में। अब आपको एक बात बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर का विघटन होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारे प्रावधान बदल गए हैं, बहुत सारे कानून चेंज हो गए। तो पहले क्या था और बाद में क्या आया, अगले वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल से मैं समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। बहरहाल फिलहाल अभी हम क्या देखेंगे, संघवाद का पार्ट बी, और पार्ट बी में आज शुरू करूंगा मैं सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद, ठीक। तो सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद में सबसे पहले समझिए कि सशक्त केंद्रीय सरकार का क्या मतलब हुआ। केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां दी गई है। कैसे पता चलेगा केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां दी गई है? कल मैं आपको इशारा कर ही रहा था कि केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां कुछ माध्यम से मिला हुआ है, जैसे कि आपातकाल लागू होना। आपातकाल लागू हुआ तो आपको बताया था कि संघात्मक जो हमारा व्यवस्था है भारत में, वो एकात्मक में बदल जाएगा, क्योंकि राज्य की सारी शक्तियां केंद्र के साथ आ जाएगी। साथ साथ आप प्रशासनिक स्तर पर देखते होंगे कि जो भी वहां काम कर रहे होते हैं IAS IPS, वो केंद्र सरकार के होते हैं, किंतु राज्यों में सेवा दे रहे होते हैं, ठीक। और वो केंद्र सरकार के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी रखते हैं, जवाबदेही रखते हैं। दूसरी बात, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार का कोई पक्ष लेता है, जवाबदेही अलग बात है और पक्षपात अलग बात है, तो बी क्लियर। अगली बात मैं बता दूँ, जैसे आप सुने होंगे गवर्नर, अब ये सी बात है, केंद्र सरकार गवर्नर की नियुक्ति करते हैं और वो गवर्नर केंद्र के लिए काम करते हैं, किंतु राज्य स्तर पे काम करते हैं। तो इन सब मामलों को देखेंगे और कहाँ कहाँ विवाद होता है वो सब हम देखेंगे। तो पहली बात, सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद में क्यों सशक्त दिया गया, क्यों बनाया गया केंद्रीय सरकार को सशक्त, इसका जवाब दूंगा। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताऊंगा आपको। सबसे पहला देखिए, विविधता है भारत में, कल समझाया था बहुत डिटेल से। तो विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए या बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाया गया है। दूसरी बात, अखंड भारत बना रहे, है अखंड भारत ये ठीक है, लेकिन ये बना रहे इस वजह से भी केंद्र सरकार को मजबूत होना चाहिए, ताकि हर एक राज्य को वो अपने अनुसार रेगुलेट कर सके। अगली बात, भारत राज्यों का संघ हमेशा बना रहे। आपको पता है भारत राज्यों का संघ है, हमारे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखा हुआ है। और अगर ऐसा है तो कल बता रहा था ना, आर्टिकल 1 में है, और हमेशा बना रहे, इसका मतलब केंद्र सरकार को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना होगा। अगली बात, समाज में निरक्षरता, मतलब जो आपका लिटरेसी रेट है वो हमेशा क्या हो, बढ़े, और अर्थात निरक्षरता क्या हो, समाप्त हो, गरीबी क्या हो, समाप्त हो, आर्थिक समानता बढ़े। और ऐसा करने के लिए फिर से कहूँगा कि सेंट्रल की थोड़ी पावर ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो सब पे कानून व्यवस्था लागू करके रख सके। आप देखे होंगे कि शिक्षा, आपको कल बता भी रहा था कि समवर्ती सूची का विषय है। इसका क्या मतलब हुआ, समवर्ती सूची का अगर विषय है तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी उसमें कानून निर्माण प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात है, संसद किसी भी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है। दूसरा, किसी भी राज्य की सीमा कम कर सकती है। और तीसरा, सीमाओं का नाम बदल सकती है या राज्यों का नाम बदल सकती है। इसको बात समझिए, इस चीज़ को। सीमा बढ़ा सकती है, इसका मतलब कोई 2 राज्य है उसको मिला दे, अगर मान लीजिए 2 राज्य है, इन दोनों को मिला के कोई एक राज्य बना दे तो सीमा उसका बढ़ जाएगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा उस राज्य का।
सीमा को कम कर सकती है। इसका मतलब एक स्टेट है, अब उसको 2 बना दे। जैसे हाल फिलहाल अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले तमिलनाडु होया करता था, इस तमिलनाडु का एक पार्ट बना और कहलाया आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश का अब एक और पार्ट बना है, वो कहलाएगा तेलंगाना। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से क्या हुआ, इतना बड़ा क्षेत्र से कम गया, अब कम गया, इसमें भी कम गया। तो इस तरह से एक स्टेट से 2 स्टेट अगर कोई बनाएगा तो संसद, उस संसद को साधारण विधेयक से पारित करना होगा, और जब तक संसद साधारण विधेयक से उसे पारित नहीं करेगा, नया राज्य का गठन नहीं किया जा सकता है। अगली बात, सीमाओं का नाम बदलना। जैसे आप देखे होंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल कैसे होता है, WB। तो वेस्ट बंगाल के जो अभी वर्तमान सरकार है वो क्या चाहते हैं कि नाम सिर्फ बंगाल हो, वेस्ट बंगाल नहीं हो। तो इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव दिया, किंतु अभी तक केंद्र सरकार हरी झंडी नहीं दिया। जब तक वो हरी झंडी नहीं देंगे तब तक बस वेस्ट बंगाल का नाम बदल के बंगाल नहीं हो पाएगा। क्लियर? अगली बात समझिए, केंद्र सरकार अत्यंत शक्तिशाली बनाता है, केंद्र सरकार को अत्यंत शक्तिशाली बनाता है जब देश में आपातकाल लागू होता है। अभी मैं जिक्र कर रहा था, चूंकि आपातकाल लागू होगा तो राज्यों की शक्तियां भी किसके पास चली जाएगी, केंद्र के पास चली जाएगी। ऐसे में शक्ति कैसा हो जाता है, केंद्रीकृत हो जाता है। तो यहीं पे आपको बता दूं कि अभी बता रहा था ना कि जो हमारा संघीय संघात्मक शासन प्रणाली होता है वो यहाँ पे एकात्मक नजर आएगा। क्लियर है? कल भी इस बात पे मैं बल दिया था। आगे बात समझिए, केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन है। समझ पा रहे हैं ना? देखते होंगे बहुत सारे जितने भी टैक्स हैं, फिलहाल तो आप देखते होंगे सारे इनडायरेक्ट टैक्स को, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उसको सबको मिला दिया गया, और मिलाकर एक आया क्या, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें अब देखे होंगे कि GST का भी विभाजन हो जाता है 4 स्तर पे, CGST, IGST, UTGST। ठीक है? तो इस तरह से बटा हुआ है सारा चीज। ठीक है? तो अब यहाँ मैं बता रहा था अभी, केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन है, किंतु राज्य, जो राज्य होते हैं, जो स्टेट होते हैं, वो अनुदान और वित्तीय सहायता हेतु किस पर आश्रित होते हैं, केंद्र सरकार पर आश्रित होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि केंद्र सरकार की शक्तियां अत्यधिक है, वित्तीय शक्तियां भी है, विधायी शक्तियां भी है और प्रशासनिक शक्तियां भी है। अब देखिए राज्यपाल, राज्यपाल विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद, कहाँ विधान परिषद है, मैं आपको डिटेल से बताया कि 6 राज्य में विधान परिषद वर्तमान में है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख सकती है, तथा राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाती। ऐसे में इन दोनों कंडीशन से क्या पता चलता है कि केंद्र सरकार राज्यों पर प्रतिबंध लगाती है और राज्य इसका विरोध करते हैं, लगातार करते रहते हैं। तो कुछ विवाद इसी वजह से केंद्र और राज्यों के बीच आपको देखने को मिलेगा। अगली बात क्या कह रहा हूँ, राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकता है यदि राज्यसभा चाहे तो। आपको कल भी ये बात मैं बताया था कि अगर राज्यसभा चाहेगी तो भी क्या होगा कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून निर्माण प्रक्रिया में शामिल हो सकता है या बना सकता है। अगली बात, प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थात जो जनरली देखे हुए IAS IPS ये सारे लोग होते हैं वो राज्यों में कार्यरत तो होते हैं, सही बात है, राज्य में कार्य करते हैं, इन्हें राज्य सरकारें हटा नहीं सकती। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये केंद्र सरकार ने नियुक्ति किया और राज्यों के स्तर पर रखा हुआ है तो राज्य सरकार हटा नहीं सकती। तो लेकिन राज्य सरकार इसका देखे होंगे कई बार आप ट्रांसफर कर देती है एक से दूसरी जगह। ठीक है? फिर समझिए, जब किसी क्षेत्र में सैनिक शासन अर्थात मार्शल लॉ, इसको आप समझिएगा अच्छे से, ठीक है, सैनिक शासन अर्थात मार्शल लॉ लागू होता है तो भी केंद्र सरकार की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आर्टिकल नंबर 33 और 34, 33 और 34 में मार्शल लॉ के बारे में जिक्र किया हुआ है। अब आप समझिए इसमें होता क्या है, सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम, अर्थात इसको आप लोग आस्पा बोलते हो। ठीक है? तो आस्पा अधिनियम के तहत क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में 1958 से लगा हुआ है, साथ साथ जम्मू कश्मीर में 1990 से लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो भारत की इस तरह से आपको सारे राज्य देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में ऐसा। ठीक है? तो आप देखेंगे इस साइड में मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, नीचे आइएगा मिलेगा नागालैंड, इसके नीचे मणिपुर, यहाँ आइएगा मिजोरम, मिजोरम ये पूरा क्षेत्र कहलाएगा। फिर इधर आइएगा तो आपको मिलेगा त्रिपुरा, यहाँ बीच में आएगा मेघालय, यहाँ पे आएगा आपका आसाम। तो मेरे दोस्त एक जगह नहीं है, वो है कौन सा, त्रिपुरा। तो इस क्षेत्र को मैं गायब करता हूँ, यहाँ पे आसपास लागू नहीं होता। ठीक है? कभी भी नहीं लागू हुआ, त्रिपुरा में नहीं हुआ, मैं T लिख के कट कर दे रहा हूँ, आप समझ जाओगे। बाकी 6 के 6 में है। ठीक? फिलहाल आप देखेंगे 2018 में नागालैंड में भी समाप्त कर दिया गया। तो नागालैंड में कब समाप्त हो गया, 2018 से।
और एक बात, जम्मू कश्मीर में देखेंगे 1989 के बाद लगातार थोड़ा आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लग गया, तो आसपा का कुछ एक्ट वहां भी लागू हुआ था, तो जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ था। अगर आपसे पूछे कहां कहां लागू है तो आप बखूबी बता पाएंगे। नेक्स्ट बात, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। अब ये इसको समझेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन उसमें क्या है, तनाव है। इसका कारण जानेंगे कि क्यों है ऐसा। देखिए, केंद्र को शक्तियां अत्यधिक तो दी गई है, लेकिन राज्य अधिक शक्ति की मांग करते हैं, कभी भी मिलने वाला नहीं है। अगर राज्यों के बहुत ज्यादा केंद्र से अधिक शक्तियां राज्यों को दे दिया जाएगा तो शायद ही अपना संविधान सही तरीके से चल पाएगा, जैसा मैं समझता हूँ संविधान को। अब आप समझिए, इसके चलते इन दोनों के बीच में क्या है, संघर्ष होता है। तो संघर्ष का समाधान करने के लिए हमेशा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तैयार रहता है। और आपको पहले भी बताया कि जब जब केंद्र और राज्य में विवाद होगा तो उसको समझाने के लिए, उसको सुलझाने के लिए, उसका समाधान के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट आगे आते हैं। अब आप अगला बात क्या समझेंगे, केंद्र राज्य का संबंध। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र और राज्य का संबंध अगर आप देखेंगे तो त्रिस्तरीय है। पहला देखते होंगे वित्तीय संबंध, दूसरा विधायी संबंध और तीसरा प्रशासनिक संबंध। तो वित्तीय संबंध में क्या देखेंगे, जनरली आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जैसे अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो जब वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो वो जितने भी टैक्सेस हैं उनका बंटवारा होता है, ठीक। साथ साथ देखेंगे विधायी संबंध। विधायी मतलब विधि, कानून का जो पारित किया जाता है। तो अभी सी बात है, अगर केंद्र कोई कानून बना रही है तो राज्यों में भी लागू होगा, भारत के हर एक जनता पे लागू होगा, तो वो विधायी शक्ति के तहत आएगा। बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, किंतु आपको NCERT में नहीं पढ़ना है। अगली बात है प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध में देखेंगे, अभी बता रहा था IAS IPS कैसे काम कर रहे होते हैं। हालांकि होते तो हैं केंद्र के अधिकारी, किंतु राज्य स्तर पे काम कर रहे होते हैं, तो प्रशासनिक संबंध ये सब देखने को मिलेगा। और इन्हीं तीनों में जनरली क्या होता है, विवाद होता है, ठीक है। अब आप समझिए, एक बात आपको बताता हूं, 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब से लेकर 1990 तक बोला जाता कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होता था, लगभग कांग्रेस। बीच बीच में एक दो सरकार ऐसे ऐसे बनते थे, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर सीटें किनके पास होता था, कांग्रेस के पास। इसका मतलब क्या हुआ, लोकसभा में भी कांग्रेस, राज्यसभा में भी कांग्रेस, स्टेट्स में भी कांग्रेस, तो काय का विवाद होगा। क्लियर। इसका मतलब संघर्ष कम होता था यहाँ पे, किंतु गठबंधन की सरकार होता था, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत कम। लेकिन 1990 के बाद अगर आप नजर डालेंगे अपनी भारत की राजनीति के ऊपर, तो केंद्र राज्य में अलग अलग सरकारें बनने लग गई। इसका सीधा मतलब है कि अलग अलग सरकारें बनने लगी, मतलब गठबंधन की सरकार बढ़ गई। गठबंधन की सरकार बढ़ गई और अलग अलग सरकार रहेगी। जैसे केंद्र में अगर कोई और है, किसी और दल का पार्टी है, राज्यों में किसी और दल का पार्टी है, जाहिर सी बात है दोनों में थोड़ा संघर्ष होता है, ठीक है। अगली बात आप समझिए, स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता मतलब थोड़ा सा फ्रीडम की मांग की बात होती है। जैसे देखे होंगे नेहरू रिपोर्ट जब आया था, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तब भी हम स्वायत्तता की मांग कर रहे होते थे। स्वायत्तता की मांग, स्वायत्तता का मतलब होता है थोड़ा सा फ्रीडम की मांग करना, ठीक। तो राज्य मांग करता है केंद्र से। दूसरी बात, वित्तीय स्वायत्तता की भी मांग करता है कि थोड़ा फंड ज्यादा दिया जाए। हालांकि देखे होंगे केंद्र सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से राज्यों को बेनिफिट दे रहे होते हैं। तीसरी बात, प्रशासनिक शक्तियों की मांग कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी बताया कि प्रशासनिक शक्ति ज्यादातर केंद्र सरकार के जिम्मेदारी में है। प्रशासनिक केंद्र को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, मतलब प्रशासनिक केंद्र किसके नियंत्रण में है वर्तमान में, सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए। और ये शायद ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि राज्य स्तर पे अपना पुलिस व्यवस्था होता है। क्योंकि देखे होंगे जैसे बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, आंध्रा का पुलिस, केरला पुलिस, तो स्टेट अपना पुलिस बनाते हैं, दिल्ली पुलिस। लेकिन इस तरह से केंद्र होता क्या है, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। अगर आप पूरे भारत को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर का पुलिस होता है। जितने राज्य इस तरह से बने हुए हैं, इन राज्यों में भी अपना अपना पुलिस व्यवस्था लाते हैं। इससे क्या होगा कि दोनों के माध्यम से कानून व्यवस्था को बहुत ज़्यादा सख्त बनाया जा सके। समझ रहे हैं। कभी बताते बताते जरूर बताऊंगा कि फोर्स का गठन कैसे किया गया। आप अभी तक तो इतना जान रहे होंगे कि आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, ठीक है। लेकिन इसमें भी अगर आर्मी के स्तर पे भी देखेंगे तो बहुत सारे जो सीमा सशस्त्र बल जो सैनिक हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। फिर कमांडो है, वो कैसे काम कर रहे होते हैं। स्टेट लेवल के पुलिस कैसे काम कर रहे होते हैं, मैं कभी फुर्सत में समझाऊंगा उन चीज़ों को, फिलहाल छोड़िए। अगली बात, यहाँ पे देखेंगे भाषाई सांस्कृतिक स्वायत्तता की भी मांग होने लग गई थी। और भाषाई आधार पर देखेंगे कई राज्यों का गठन हो गया था। जैसे आप देखेंगे 1954 के आसपास
आंध्र प्रदेश का गठन होता है। उसके बाद देखेंगे 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात अलग हो जाता है, 66 में हरियाणा अलग हो जाता है पंजाब से। इस तरह से अलग अलग स्वायत्तता की मांग होने लग गई थी। राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है। कौन? राज्यपाल। तो निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता, इसका क्या मतलब हुआ? इनका निर्वाचन नहीं होता, बल्कि इनका नियुक्ति होता है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। और आप देखेंगे केंद्र सरकार नियुक्ति करते हैं, साथ साथ जब राज्य स्तर पे जा रहे होते हैं तो उनका शपथ ग्रहण दिलाने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होता है, किंतु इनको हटाने की जिम्मेदारी उनका नहीं होता है, हटाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक। अगला बात, अधिकतर राज्यपाल राजनेता बनते हैं, पॉलिटिशियन, या तो लोक सेवक होते हैं या तो सैन्य अधिकारी होते हैं। इन्हीं लोगों को जनरली आप देखते होंगे राज्यपाल के पद पर सुशोभित होते हुए। अगली बात, राज्यों में कार्यरत होते हैं राज्यपाल, बिल्कुल सही बात है, तथा केंद्र सरकार इन्हें नियुक्त करता है। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। राज्य में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार नियुक्त किया है, तो अब ये सी बात है फिर से विवाद देखने को मिलेगा। अगर विवाद होगा तो इसी विवाद को सुलझाने के लिए 2 आयोग का गठन किया गया। एक है सरकारी आयोग 1983 और दूसरा है पुंछी आयोग 2007। मतलब 2007 में पुंछी आयोग आया और सरकारी आयोग कब आया? 83 में, ठीक है। अब सरकारी आयोग रिपोर्ट कब देता है वो अलग क्वेश्चन है, फिलहाल मैं आपको सरकारी आयोग समझाऊंगा, लेकिन इसके पहले विवाद में क्या हुआ? 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया और सरकारी आयोग अपना रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए सरकारी आयोग, अभी डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले इसका गठन क्यों हुआ आपको पता चल गया, केंद्र और राज्यों के संबंध को बताने के लिए कि कैसा संबंध है और कैसा होना चाहिए। तो गठन कब हुआ? 83 में। रिपोर्ट इसने कब सौंपा? पहली बार 1987 में। लेकिन इसका रिपोर्ट पब्लिश कब हुआ? 1988 में। यही क्वेश्चन को बीपीएससी ने पूछा और बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। आगे देखिए रिपोर्ट क्या दिया उन्होंने। पहली बात बताया कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से होना चाहिए और निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। इसका मतलब राज्यपाल इंपॉर्टेंट है, राज्य स्तर पे केंद्र का अग्रदूत बनकर रहेंगे, किंतु इनको निष्पक्ष होना चाहिए हमेशा। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगता है, इसको आपको पढ़ा चुका हूं कि कैसे लगता है राष्ट्रपति शासन, क्या होता है राष्ट्रपति शासन। अब देखिए राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल संभल कर किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब अपने मन से केंद्र सरकार कई बार हावी होता है राज्यों पे और राष्ट्रपति शासन बात बात में लागू हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसका इस्तेमाल बहुत संभल कर किया जाना चाहिए। दूसरी बात, इसका तभी इस्तेमाल हो जब सभी विकल्प समाप्त हो जाए, तब जाकर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन को मैक्सिमम 3 साल ही बढ़ाया जा सकता है। देखिए अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गई तो कितने साल तक वो रह सकती है? 5 साल, 10 साल, 20 साल या 3 साल? तो मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ 3 साल तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद उस राज्य में चुनाव कराना होगा और एक मुख्यमंत्री को नियुक्त करना पड़ेगा। अब आप समझिए, राज्यपाल विधानसभा को विघटित या निलंबित करने की भी अनुशंसा कर सकता है। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत प्राप्त होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया और ये गलत हुआ। क्या कब हुआ? 1959 में हुआ केरला के साथ। 1967 के बाद अनेक राज्यों के साथ ऐसा होने लगा, क्योंकि आपको बताया था 1967 के बाद गठबंधन की सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। ऐसे में अपना अपना सरकार बनाने की आपाधापी देखा गया राजनीतिक पार्टियों में, ठीक है। अगली बात और समझिए, अंतिम बात आज का इस टॉपिक का क्या रहेगा? नवीन राज्यों की मांग होने लगी। नवीन राज्यों की मांग का मतलब नए राज्यों की मांग होने लग गई। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाने लग गया और सबसे पहले देखेंगे तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अलग होता है 1956 में और उसका नाम हो गया आंध्र प्रदेश। अब देखिए महाराष्ट्र गुजरात से अलग हुआ, महाराष्ट्र से गुजरात अलग हो गया 60 में, भाषाई आधार पे ही हुआ था। और पंजाब से हरियाणा अलग हो गया 1966 में। फिर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में आसाम से बहुत सारे स्टेट वहाँ से अलग होते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे। फिर आर्थिक आधार पे सन 2000 में आप देखेंगे बहुत सारे राज्य अलग अलग होने लग गए, जैसे बिहार से अलग हो गया झारखंड, यूपी से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और इसी तरह से 2014 में देखे होंगे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, ठीक है। तो जो इस चैप्टर का कुछ टॉपिक बचा हुआ है वो है एक अंतर्राज्यीय परिषद और अंतर्राज्यीय विवाद
और उसके साथ साथ देखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में काफ़ी डिटेल से। जम्मू कश्मीर कैसे बना है, जम्मू कश्मीर में क्या आर्टिकल 370 का रोल रहा है, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में क्या क्या डेवलपमेंट किया गया है, इन तमाम बातों को कल मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ और बात मैं आपको बताना चाहूँ तो आप देखे होंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th का मैंने पूरी बुक पढ़ाया, साथ साथ फिजिक्स की क्लास ले रहा हूँ, तो इन सारी चीज़ों का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए, बाकायदा प्लेलिस्ट बना हुआ है और सारे वीडियोज़ का आप आनंद ले सकते हैं। और अगर आप लोग को अच्छा लगे फीडबैक ज़रूर दीजिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।